नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं नए भारत की दीमक लगी सहतीरें संकट ग्रस्त गणराज्य पर आलेख परकाला प्रभाकर की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक अंग्रेजी में द क्रोकेड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया इसके नाम से प्रकाशित हो चुकी थी। अंग्रेजी में काफ़ी लोकप्रिय रही और हिंदी में इसका अनुवाद व्यालोक पाठक ने किया है। परकाला प्रभाकर राजनीतिक अर्थशास्त्री, लेखक और सामाजिक टिप्पणीकार हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर और तीक्ष्ण आलोचक के रूप में जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और 2014 से 2018 के बीच आंध्र प्रदेश सरकार के संचार सलाहकार रहे। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था और वे लगातार एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में, चिंतक के रूप में, विचारक के रूप में समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो भारत सरकार की नीतियां हैं उसकी आलोचना करते रहे। एक विशेष बात और कि वे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति भी हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो देश के सर्वाधिक प्रमुख माने जाने वाले मंत्रालयों में से एक के परिवार का हिस्सा है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की कटु आलोचना करता है, वह भी तथ्यों के आधार पर। उनका कहना यह है कि यह सरकार दरअसल शो बिजनेस में जितना विश्वास रखती है उतना धरातल पर नहीं रखती। परकाला प्रभाकर इसे नए भारत की दीमक लगी सहतीरें के नाम से व्याख्यायित करते हैं। उनका कहना है कि दरअसल समूचा का समूचा परिदृश्य जो है वह एक काल्पनिक नारों, वादों और भ्रम के दौर में बदल दिया गया है। जो चीज़ें नकारात्मक रूप से जानी चाहिए वो चीज़ें सकारात्मक रूप से व्याख्यायित की जाती हैं और इन चीज़ों के पीछे क्या है वह तथ्यों के साथ आते हैं। इमैनुअल कांट के इस वक्तव्य की मानवता की सड़ी हुई सहतीरों से कोई भी सीधी वस्तु कभी नहीं बनी, वो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और 2020 से 2022 तक के बीच उन्होंने जो आलेख लिखा इस भारत को देखते हुए, वही आलेख इस पुस्तक में संकलित है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी नीत जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सत्ता में है, वह लगभग अपने 9 साल पूरे कर चुकी है। 10 साल जब वो पुस्तक लिख रहे थे तब की बात कर रहा हूँ। हालांकि हिंदी की पुस्तक में उन्होंने जगह जगह कुछ अध्याय जोड़े हैं, कुछ बातें जोड़ी हैं। उनका कहना है कि दरअसल जब प्रधानमंत्री यह दावा करते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहा हूँ, तो दरअसल यही नारा ही इस बात का द्योतक है कि इस देश में 80 करोड़ लोग अभी भी अपने से कमाकर खा नहीं सकते। उनका कहना है कि जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, 1990 के बाद उनकी संख्या इस सरकार में बढ़ी है और देश ने लगभग 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जो थे उनमें वृद्धि की है। उसके बाद वो मानव विकास सूचकांक पर आते हैं, अर्थव्यवस्था पर आते हैं, बेरोजगारी पर आते हैं और हर अध्याय के साथ, तथ्यों के साथ वह इस बात को दर्ज करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री जो सफलता का जो मूल बिंदु है वह कहाँ से उभरता है और कैसे आगे बढ़ता है। इस पुस्तक में जो अध्याय उन्होंने शामिल किया है उसमें उन्होंने यह बात मानी है कि मोदी बनाम मोदी, एक उनका आलेख था कि दरअसल यह प्रधानमंत्री से भी इतर, प्रधानमंत्री के पद से भी इतर नरेंद्र मोदी ने अपना प्रभामंडल इस तरह से विस्तृत कर लिया है कि प्रधानमंत्री का पद छोटा हो गया है। हर चुनाव में वह नरेंद्र मोदी बनाम नरेंद्र मोदी है। उसके नीचे प्रधानमंत्री का दायित्व, उसकी जिम्मेदारियां
दब चुकी हैं। वो कहते हैं कि जो नई भाजपा का उदय और महाविस्तार है वह भी नरेंद्र मोदी की अपनी रणनीति का हिस्सा है। अब इसके बाद वो इस ताकत को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संयुक्त प्रभाव से जोड़ कर देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग है तो यहाँ वो खरगोश और बत्तख का भ्रम। एक उदाहरण, एक चित्र की बात करते हैं कि एक चित्र ऐसे बना दिया जाए कि एक तरफ से देखो तो वह बत्तख दिखेगा, दूसरी तरफ से देखोगे तो खरगोश दिखेगा। और दरअसल सही बात यह है कि दोनों एक ही हैं। वह चित्र यहाँ पे है, ये मिडवीक मैटर्स। इस चित्र से वो कहते हैं कि इस चित्र को आप देखोगे तो दोनों अलग अलग दिखेंगे लेकिन दरअसल द्वैध नहीं है, उनके बीच कोई द्वंद्व नहीं है, दोनों एक ही हैं। अगले अध्याय में वो इस बात को बाकायदा स्थापित करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मौजूदगी है वह बहुत मजबूत है और सशक्त है, लेकिन उसकी दृष्टि गलत है। दृष्टि के रूप में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हिंदुत्व की अवधारणा है, जो राष्ट्रीयता की अवधारणा है और जो मुसलमानों को लेकर जो उनकी सोच है उसकी आलोचना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जनसंख्या की राजनीति पर आते हैं। धार्मिक भारत, राजनीतिक भारत और प्यू की रिपोर्ट पर एक गहन अध्ययन डालते हैं। वो ये कहते हैं कि सामान्य को असामान्य बनाने का और प्रदर्शन पर जोर देने का एक अलग दौर है। इसके उदाहरण में वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने जब यह दावा किया कि भारत के गांवों का 100% विद्युतीकरण हो चुका है, तो दरअसल 7 लाख कुछ हजार गांवों में सिर्फ 18,000 गांव ऐसे बचे थे लगभग जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ था। यानी सारे गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था, लेकिन मीडिया ने इस तरह से दिखाया कि 100% विद्युतीकरण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। तो उनका कहना है कि इसी तरह से जब वो संयुक्त राष्ट्र महासंघ से व्याख्यान देकर आए तो परकाला प्रभाकर का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया, मीडिया ने ये नहीं बताया कि 83 राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों प्रमुखों ने भी वहाँ भाषण दिया। जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो विमानपत्तन पर जाते हैं और वहाँ प्रधानमंत्री को रिसीव करते हैं और एक बहुत भव्य कार्यक्रम होता है और देश भर के मीडिया में ये खबर टेलीकास्ट होती है कि प्रधानमंत्री ने वहाँ जो व्याख्यान दिया उससे दुनिया भर के लोग प्रभावित रहे। उनका कहना है कि दरअसल सामान्य को असामान्य बनाकर दिखाने की ये प्रक्रिया है। सच्चाई ये है कि हो कम रहा है, दिखाया अधिक जा रहा है। ईगोक्रेसी, डिजिटल स्वतंत्रता और डेटा की निजता की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल भारत में जितने भी लोग हैं वो कोई भी सुरक्षित नहीं है। मोबाइल पर आप हो, इंटरनेट पर आप हो, आपकी जानकारी निजी कंपनियों के पास है, उनकी शर्तें होती हैं। आप कोई भी चीज़ भरिए, कोई भी अकाउंट बनाइए, वहाँ एक आता है कि आपको ये शर्तें स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। जो शर्तें हैं वो कहती हैं कि हम आपको अच्छी सुविधाएं देने के लिए यह जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन तथ्यता यह है कि वो सरकार की भी जानकारी में वो कंपनियां डेटा बेच रही हैं। यानी आपका सब कुछ, यहाँ तक कि आप अपने घर में क्या बातचीत करते हैं, किसी से क्या बातचीत करते हैं, किसके साथ क्या खाते पीते, कहाँ जाते आते, कैसे सोते उठते हैं, यहाँ तक कि आपका निजी व्यवहार भी वह भांपता रहता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे आपके पास आप डिजिटल डिवाइस के साथ होते हैं। वो कहते हैं, इसके बाद वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और नए भारत की विरासत के छापामार, ये उदाहरण देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बनाम जवाहरलाल नेहरू बनाम महात्मा गांधी की जो लड़ाई है, दरअसल लोग नहीं जानते। सच यह है कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों महात्मा गांधी के विचारों को लेकर अपना विरोध जताते रहे थे, लेकिन नेहरू विरोध जताते हुए भी महात्मा गांधी के समर्थक थे, उनसे तर्क करते थे, संवाद करते थे। सुभाष बाबू महात्मा गांधी का जब विरोध करते थे वैचारिक स्तर पर, तो वो उनको हटाने की बात करते थे और इस मुद्दे पर, वैचारिक मतभेद के मुद्दे पर दोनों एक साथ होते थे। महात्मा गांधी की नीतियों पर अगर कहीं उनके अंदर संशय होता था, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारतीय राज्य की पुनर्कल्पना, बेरोजगारी की बात करते हैं, अकुशल और अयोग्य लोगों को जिस तरह से दिया जा रहा है, बोनसाई यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जिम्स की बात करते हैं। उनका कहना है कि हमारे विश्वविद्यालयों को किस तरह से
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्वविद्यालय स्थापित हो सकते थे उनको ख़त्म किया जा रहा है। जेएनयू की बात करते हैं, हिजाब बनाम भगवा पटका की बात करते हैं, ऑक्सफैम की असमानता रिपोर्ट की बात करते हैं, गरीबी के आंकड़े और आंकड़ों की गरीबी की बात करते हैं, बिजाग स्टील और पीएसयू से जुड़ी हुई जो विक्रय नीति है उसकी आलोचना करते हैं, फादर स्टैन स्वामी के हत्यारे पर आते हैं, आतंक और भारतीय राज्य की बात करते हैं, कृषि कानूनों की जो आलोचना हुई है, सरकार की जो नई कृषि नीति थी उसको वो उस पर एक बारीक नज़र डालते हैं कि ये अहंकार की एक कहानी थी। लखीमपुर खीरी कांड पर आते हैं और भारतीय मोदी और भाजपा के मन की बात करते हैं और महामारी की डायरी 2021 के साथ इस उपसंहार से वह सामने आते हैं कि दरअसल मार्च 2023 में उन्होंने ये टिप्पणी लिखी है कि जब सरकारें यह घोषित करती हैं कि लोगों के पास इतना अच्छा कभी नहीं था कि वे स्वर्ण काल में जी रहे हैं जहां दूध की नदियां और शहद की नदियां बह रही हैं, तो हमें उनके वादों पर, उनके दावों पर, उनके इरादों पर शंका करनी चाहिए, क्योंकि जिस सरकार ने देश को धरती का स्वर्ग घोषित कर दिया, इसका मतलब ये है कि वह कुछ करना नहीं चाहती है, आगे कुछ सुधार नहीं करना चाहती है और वह केवल पब्लिसिटी कार्यक्रम पर मुतमईन रहती है, उस पर निर्भर रहती है। वो कहते हैं कि अच्छे दिन और अमृतकाल की जो बातें हैं, दरअसल वो सारी की सारी बातें गलत हैं। इसी तरह का दावा जो है 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अतुल्य भारत और शाइनिंग इंडिया के नाम पर दिया था। उनका कहना है कि जो हालात हैं वह हालात यह बताते हैं कि जो भारतीय स्वाधीनता का जो 75वां साल हमने मनाया है वह दरअसल नागरिकों की स्वाधीनता का वर्ष भी होना चाहिए। आज जो हार्स ट्रेडिंग हो रही है, जो भ्रष्ट प्रक्रियाएं हैं, जो गठबंधन विधायकों का दल बदल है, जो अलोकतांत्रिक तरीकों से सरकार बनाने की कोशिश है, जो केवल नारे पंच प्राण, अमृतकाल, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु, ये सब जो अनथक शोर मचाया जा रहा है, दरअसल ये शोर हमारे लोकतंत्र के लिए एक तरह से घातक है। उनका कहना है कि चालाक राजनीतिक खिलाड़ी व्यवस्था के साथ खेल करते हैं, कर सकते हैं। हमें यह देखने की ज़रूरत है कि हमारे जो राजनीतिक दलों की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, उस भारत को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही है जो लोकतंत्र की जननी है। उनका कहना है कि इस आलेख में जो उन्होंने पुस्तक लिखी है उसमें जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उनका कहना है कि हमें चीन की घुसपैठ पर नज़र रखनी होगी, हमें महंगाई पर नज़र रखनी होगी, राजनीति और पूंजीपतियों का जो गठजोड़ है उस पर नज़र रखनी होगी और कुल मिला जुलाकर भारतीय राजनीति का जो संकट है, जो गणराज्य का मूल्य जो हमारे है, बहुलतावाद, समावेशी, उदार प्रजातंत्र, उसकी वापसी करनी होगी और उसके लिए हमें जागरूक रहना होगा। परकाला प्रभाकर की इस पुस्तक को व्यालोक पाठक ने अनुदित किया है। अनुवाद बहुत अच्छा है। उन्होंने खुद व्यालोक ने जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और भारतीय जनसंचार संस्थान से पढ़ाई की है। 2 दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता में वह मौजूद रहे हैं, उनकी उपस्थिति रही है। वे 47 दिन और बोहेमियन उनकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और इस पुस्तक का उन्होंने जिस तरह से अनुवाद किया है, कहीं भी पढ़ने में यह नहीं लगता कि यह पुस्तक किसी तरह से अंग्रेजी में लिखी गई है और इसके अनुवाद में दुरूहता है। कहीं कहीं कुछ चीज़ें, चूँकि परकाला की भाषा बहुत परिष्कृत है अंग्रेजी में, इसलिए उसका अनुवाद लगता है कि यहाँ पर इसकी जगह कुछ और हो सकता था, लेकिन दरअसल मूल स्वर जो परकाला का है वह बदले नहीं। उसके लिए सीधे भावानुवाद न करके कहीं कहीं उन्होंने अनुवाद रखा है, लेकिन फिर भी हिंदी में हाल के दिनों में यह एक अंग्रेजी से किया हुआ बेहतरीन अनुवाद है। अगर आप भारत की राजनीतिक समसामयिक स्थिति को समझना चाहते हैं तो भले ही आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, भले ही आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भले ही आप विपक्ष की नीतियों के समर्थक हैं, विपक्ष के साथ हैं, दोनों ही स्थितियों में यह पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टि के साथ आपको इसके सामने आना चाहिए। जो तथ्य रखा है परकाला ने, उन
तथ्यों पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। हमारी सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सत्ता में हम चुनावों के बीच हैं, जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चुनाव अंतिम चरण पूरा लगभग होने की स्थिति है। सिर्फ एक चरण का चुनाव बाकी है। ऐसे समय में भी सत्ता में जो भी सरकार आए उसे इन मसलों पर एक नई दृष्टि डालनी होगी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी ही क्यों न हो, चाहे वह प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की वापसी ही तीसरी बार क्यों न हो, या विपक्ष का कोई व्यक्ति अगर सरकार बनाता है तो उसे भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिन मसलों पर परकाला एक नज़र डालते हैं, एक चिंतक, विद्वान, विचारक, भले ही आलोचना के रूप में वह कठोर हो चुका हो प्रधानमंत्री के प्रति, लेकिन उसकी बातों के अपने अर्थ तो हैं ही। इस पुस्तक को राजकमल पेपरबैक्स और स्पीकिंग टाइगर ने मिलकर प्रकाशित किया है। मूल्य 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 248। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।